एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं वो इस चैनल पर पढ़ सकते हैं और सारे चैप्टर्स की वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। जो सबसे बेसिक चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन आता है और पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि सेल व्हाट इज सेल, सेल के सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए और उनका डायग्राम बताइए। तो बेसिकली वही वाला चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें यही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद से हम लोग ऐसे सारे चैप्टर्स आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेल। तो सेल इज़ द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। तो सेल से हम क्या समझते हैं? सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये फंडामेंटल ऑफ लाइफ है। व्हाट इज सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। In other words, cell make up living things and carried out activity that keep things alive. तो सेल जो है एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग मतलब ये बताती है कि वो जिंदा है, प्रूफ देती है। और अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि वो जो होती है सेल जो है एक्टिविटीज़ कैरी करती हैं। उसके बाद से देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़। जो सेल थ्योरी दी गई थी वो अलग अलग लोगों के आइडियाज़ को एक साथ मिला के दिया गया था। ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हम लोग जानते हैं वो सारी सेल से बनी हुई हैं। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी लिविंग सेल है वो सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई, मतलब कि पहले से ही जिंदा सेल हैं, उनसे और जिंदा सेल बनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कोई भी ऐसी जिंदा चीज़ नहीं थी उससे एक जिंदा चीज़ ने बेजान चीज़ से जान वाली चीज़ बनी। नहीं, एक लिविंग थिंग है, उससे वो उसने बर्थ दिया, उसने नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाया, तो उससे दूसरी लिविंग थिंग बनी है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गन्स। और जो है सेल जो है किसी भी जो भी लिविंग थिंग है उसका एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। सेल थ्योरी किसने दी थी? पहले तो आए थे रॉबर्ट हुक। ये तो पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया था, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। फिर एंटोन वॉन लीवेनहुक जो थे उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था। किसमें ऑब्जर्व किया था? माइक्रोस्कोप में। और 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, सेल के न्यूक्लियस को, क्योंकि उस टाइम तक जो वो था माइक्रोस्कोप था और एडवांस आ गया था। उसके बाद से साइज़ ऑफ सेल, डिफरेंट साइज़ ऑफ सेल होते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइक्रोप्लाज्म होता है, उसका साइज़ 0.1 नैनोमीटर होता है। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्म होता है। साइज़ ऑफ सेल इन ह्यूमंस में साइज़ ऑफ सेल क्या है? जो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में वो है स्पर्म। जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में वो है ओवम। जो मेल्स में होता है स्पर्म वो होता है स्मॉलेस्ट सेल, और जो फीमेल्स में होता है ओवम वो है लार्जेस्ट सेल। और लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? वो नर्व सेल होता है। एनिमल सेल क्या कंसिस्ट करता है? न्यूक्लियस कंसिस्ट गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। बस इस प्लांट वाले में क्या डिफरेंस होता है कि उसमें जो है सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। तो हम लोग बेसिकली ह्यूमन बॉडी वाले पढ़ेंगे तो मतलब सेल वॉल नहीं होगी। ये बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, फिर सेल वॉल होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सीधा स्ट्रक्चर देखेंगे वही जो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो ये जितने भी नेम स्क्रीन पे आ रहे हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल्स। जब पूछेगा कि नेम द सेल ऑर्गेनल्स तो इन सब के नाम लिख के इन्हें हमें जो है डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक्सट्रीमली डेलिकेट, थिन, इलास्टिक, लिविंग, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन होती है। थिन होती है, इसमें लर्न करिए आप मेरे साथ कि थिन होती है, इलास्टिक होती है, लिविंग होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये किससे बनी होती है? ये 2 लेयर से बनी होती है। लिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग, जिसमें कि प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। ये 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। और इसकी थिकनेस 75 से इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ पॉइंट्स याद करने की जरूरत है जो आप उसमें आप क्वेश्चन पेपर में लिख सको, आंसर लिख सको बना के। उसके बाद से कैन बी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती है। उसके फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि ये शेप को मेंटेन करेगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, मतलब कि ये शेप को मेंटेन करेगी, साइज़ को मेंटेन करेगी, प्रोटेक्ट करेगी आउटर चीज़ों से जो भी और जो रेगुलेट करेगी एंट्री एंड एग्जिट। अगर कोई मतलब कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अंदर इंटर नहीं कर रहा है या फिर कोई अंदर से चीज़ बाहर तो नहीं जा रही, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देगी। और ये हेमोस्टेसिस को मेंटेन करेगी। सेल वॉल जो होती है ये भी आउटर लेयर होती है। ये क्या होता है? ये नॉन लिविंग होती है और वो लिविंग होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और ये सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट में और प्लांट में बेसिकली। और ये टफ होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है टफ नहीं होती, हार्ड नहीं होती, रिजिड नहीं होती। और ये रिजिड होती है, हार्ड होती है। ये सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, 2 लेयर ऑफ लिपिड जो कि प्रोटीन होता है। और जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी है, हेमी सेल्यूलोज से बनी है और पैक्टिन से बनी है। इसका फंक्शन क्या है? ये भी शेप को डिफाइन करता है, स्ट्रेंथ को, रिजिडिटी को। ये प्रिवेंट करता है ड्राइंग, सूखने से बचाता है और हेल्प करता है सेल के एक्सपेंशन को कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस क्या था? न्यूक्लियस तो सब जानते होंगे। ये जो होता है डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि लिक्विडेटेड होती है। सेल के सेंटर में जो लिक्विडेटेड होती है वो होता है न्यूक्लियस। इसको कॉपी में लिख सकते हैं।
और इसका डायमीटर कितना होता है 10 से 25 नैनोमीटर। जैसा जैसा बता रहे हैं वैसे सेम, अगर आप सेम भी नहीं तो कुछ डिफिकल्ट, कुछ तो ईजी सी चीज़ है ना, वो अगर आप पेपर में लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। प्रेजेंट इन ऑल द सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल एंड सीव ट्यूब सेल। वेल डेवलप्ड इन प्लांट एंड एनिमल। जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है इसमें, प्लांट में और एनिमल में, सेल में। और मोस्ट सेल, ये ज़्यादातर जो सेल होते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, पर कुछ कुछ होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे कि होता है, उसका एग्जांपल है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लियस। अभी तो हम लोग यहाँ देख रहे थे। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर जो डीएनए होता है वो भी इसके अंदर होता है। न्यूक्लियस के दो लेयर होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है। इसमें जो है कलरलेस डेंस शेप वो होता है, कलरलेस डेंस शेप प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। जो अंदर फाइबर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। वो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और क्रोमोसोम स्ट्रच वही सेम चीज़ है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, और वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका फंक्शन होता है हेरिडिटी को स्टोर करता है, कंट्रोल द सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है, इसमें 80% वाटर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये कंटेन करता है क्लियर लिक्विड पोर्शन को, ये इसमें होता है, मतलब कंटेन करता है क्लियर लिक्विड पोर्शन, जिसको कहते हैं साइटोसोल। और इसमें होता है पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, लिपिड। ऑल्सो कंटेन मेनी ऑर्गेनल्स विद डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है न्यू नेटवर्क होता है ट्यूबुलर्स एंड वेस्टिकुलर स्ट्रक्चर का, विच आर इंटरकनेक्टेड। टू टाइप का होता है ये, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो स्मूथ होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो रफ होता है उसमें होते हैं। ये देता है इंटरनल सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेक्रेटरी प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को और मेम्ब्रेन प्रोटीन को। और जो नहीं रफ वाला जो है सिंथेसाइज करता है सेक्रेटरी प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन, और स्मूथ वाला जो है लिपिड ऑफ सेल को सिंथेसाइज करता है। लिवर सेल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिटॉक्सिफाइड ड्रग एंड पॉइजन। गॉल्जी बॉडी सबको पता है, इनको डिस्कवर किया था कैमिलियो गॉल्जी ने। और ये जो होता है सैक्स होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, और टू एंड होता है, इसमें सिस फेस होता है जो पास में होता है, और ट्रांस फेस होता है जो दूर में होता है। और उनका वर्क बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबकी लिख देनी है और आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। ये जो होता है साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है। ये होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें फील्ड होता है, और ये ज़्यादातर एनिमल सेल में पाया जाता है। ये डाइजेस्ट करता है लार्ज मॉलिक्यूल को, प्रोटेक्ट करता है सेल को, डिजनरेट करता है, वार्म आउट करता है ऑर्गेनल्स को इन डेड सेल्स। उसके बाद से हम देखेंगे अब वैक्यूल्स देखेंगे। वैक्यूल्स होता है सिंगल मेम्ब्रेन सैक फिल्ड विथ लिक्विड। जो सिंगल मेम्ब्रेन की सैक होती है जो कि इसके अंदर लिक्विड फिल होता है, शुगर, आयंस। और उसके बाद से एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो टेम्परेरी होता है और स्मॉल इन साइज होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, और ये स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट भी करते हैं, और कुछ कुछ वाटर, शुगर और आयंस को भी कंटेन करते हैं। ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। और उसके बाद से माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं। ये स्मॉल होता है, रॉड शेप का होता है, उसमें टू मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड क्लोज होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। इनर कैविटी फिल्ड होती है मैट्रिक्स से, और कंटेन करती है खुद का डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। ये सिंथेसाइज करता है एटीपी को। जो इसको पावर हाउस द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को बनाता है, एटीपी को बनाता है। उसके बाद से देखेंगे प्लास्टिड को। प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और ये प्लांट और एल्गीज में पाई जाती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मेकिंग स्टोर फूड। ये फूड को स्टोर करते हैं, एंड दे ऑफ्टन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट दैट कैन बी चेंज द कलर ऑफ द सेल। क्रोमोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड होता है जो कि प्रोड्यूस करता है पिगमेंट्स को। जैसे कि अगर कैरेट है उसमें कौन सा है, कैरोटीन प्रेजेंट होता है, वो पिगमेंट है, उससे कलर आता है। मैंगो होता है तो ज़ैनोप्थिलीन होता है, तो उसमें से येलो कलर आता है। टोमेटो होता है तो लाइकोपीन होता है, तो उससे रेड कलर आता है। ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट जो है प्लास्टिड होता है जो कि पिगमेंट को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है। वो जो होता है क्रोमोप्लास्ट, उसमें कलर्ड प्लास्टिड होता है, और इसमें कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट का होता है, ये जो होता है ग्रीन प्लांट्स में पाया जाते हैं, मतलब सेल वॉल में प्लांट सेल में पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेनस होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और जो होता है स्ट्रोमा इन कलरलेस डेंस फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है।
कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जो सनलाइट होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये। और ये लीफ और वेजिटेबल्स और स्टेम्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। सेंट्रोजोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और इसके टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हॉलो होते हैं और लंबे से डंडे जैसे होते हैं, जैसे फोटो में बने हुए हैं लंबे से डंडे जैसे हॉलो होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और सेंट्रोइड्स आर अरेंज एट राइट एंगल, और ये सारे राइट एंगल पे अरेंज होते हैं। और ये क्या करता है, सीलिया और फ्लैजिला बनाने में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये होता है फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं और माइक्रो फिलामेंट से बने होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं। और ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल को, सेल के सेलुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। अब क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी, क्लास 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, सब में पढ़ी होगी। तो प्रोकैरियोटिक जो कि अनडेवलप्ड होता है, उसमें न्यूक्लियस अनडेवलप होता है उसमें, और यूकैरियोटिक में डेवलप न्यूक्लियस होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनल एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसका साइज़ जो होता है काफ़ी, मतलब यूकैरियोटिक से तो थोड़ा सा वही होता है, बड़ा ही कहेंगे। और बैक्टीरिया, इस प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर। ये जितनी भी स्लाइड है इसको लिख के नॉर्मली थोड़ा सा लर्न कर लो, अगर साइज वाइज नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक हैं जो कि आप लर्न कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर।